आज स्टार्ट करेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके पहले रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध का मतलब किस चीज़ के लिए प्रतिरोध होता है? ये बाधा उत्पन्न करता है किसके? जो विद्युत धारा करंट फ्लो को ये रजिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को जो उसमें प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, सिंबल सर्किट में इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक, और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? ओम। ये सिंबल होता है उसका। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या हो गया? प्रतिरोध का मतलब वो कि जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे या बाधा उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, सिंबल आर हो गया, दिखाते हैं इसको इस तरीके से जिगजैग लाइन में, और यूनिट उसका होता है ओम। ठीक है, साथ ही साथ इसको नोट करते चलो। पॉज कर देना। अब नेक्स्ट है लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध के नियम। क्या फार्मूला होता है, किस तरीके से इसको वेरी होती है लेंथ का बढ़ने पे, क्षेत्रफल बढ़ने पे। तो इसका फार्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, जहाँ पे रो क्या है? ये है आपका रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। ये क्या हो गया? प्रतिरोधकता, मतलब वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। वो किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आपका डेवलप होता है, वो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। ये उसका विशेषण है। जैसे किसी नाउन का कोई विशेषता होती है, विशेषण होता है एडजेक्टिव, उस तरीके से इसका विशेषता है ये। एल क्या है? लंबाई है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ए क्या है? ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो, अगर हम ये कंडक्टर मान रहे हैं मार्कर को, तो इसकी प्रॉपर्टी होगी रो, जो भी हो इस प्लास्टिक का बना हुआ है, इसका जो भी रेजिस्टिविटी होगी वो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। एल क्या हो गया? ये लेंथ हो गया, पूरा लेंथ इसका। ठीक है, और ए क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, हाँ, ये सरफेस एरिया नहीं इसका, ये जो कंडक्टर है, जो यहाँ पे आपका सर्किल बन रहा है, इसका एरिया ये होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, हम जो केबल वगैरह देखते हैं ना, वायर आता है 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, 0.75 स्क्वायर mm, वो यही होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, वो जो कंडक्टर होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो। अब ये देखो, अब वेरी कैसे करता है। इससे R इक्वल्स टू रो L अपॉन A से, ये तो कांस्टेंट होगा, मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा ये रेजिस्टिविटी। तो ये क्या होगा? R को हम लिख सकते हैं L अपॉन A के प्रोपोर्शनल, या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। समझ में आ गया? अब R जो है हमारा L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ज्यों ज्यों हम L को बढ़ाएंगे
आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसके अनुपात में है, समानुपाती है ये। और जैसे जैसे ए बढ़ाएंगे आर की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं हम इसको। ये हमने मान लिया वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस, ये मान लिया हमने लेंथ। ठीक है, हम जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे ये बढ़ता जाएगा। लेंथ अगर जीरो कर देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे जैसे बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वहीं अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें ए, अगर हम ए को बढ़ाते जाएं वो कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, टेंस टू जीरो, कुछ ऐसे ग्राफ आएगा इसका। जीरो पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो जीरो नहीं आइडियल वैल्यू हो सकती। तो हम जैसे जैसे इसकी वैल्यू देखो, यहाँ बढ़ाया, यहाँ पे था जब इसकी वैल्यू कम थी तो आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, हमने यहाँ बढ़ाया ये घटता गया, यहाँ बढ़ाया ये घटता गया, फिर अपना टेंस टू, ये इन्फिनिटी चला जाएगा, ये टेंस टू जीरो। मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए आप, अगर कोई हमारे पास केबल है या वायर है, उसकी लंबाई 2 मीटर है, ठीक है, हम उसको खींच दिए, हमने लंबाई बढ़ा दिया 5 मीटर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कब, जब आपका ये ना चेंज हो रहा हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉज करना एक मिनट। अगर ये कंडक्टर है, हमने इसको खींच दिया, ठीक है, खींच दिया, तो जब हम इसको लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो ये भी तो कम होता जाएगा, ये भी साथ साथ इसका कम होता जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लंबाई किसी कंडक्टर की खींचने की वजह से हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों कम हो रहे हैं, क्योंकि लंबाई हम बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ ये कम होता जा रहा है। जैसे हम इसको खींचेंगे तो इसका ये वाला एरिया कम होता जाएगा ना, आप जितना खींचते जाओगे पतला होता जाएगा ये, तो ये वाला एरिया कम हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा कंडक्टर दिया हुआ है जिसको हम खींच के उसकी लंबाई बढ़ा रहे हो, तो ऐसे कंडक्टर में हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, एक मिनट पॉज करो जरा। अब ये तो पता चल गया कि लंबाई बढ़ने से क्या असर पड़ेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से क्या असर पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। आप 2 वायर दिया हुआ है, एक है आपका 1.5 स्क्वायर एम एम या 1.5 स्क्वायर एम एम का, और दूसरा है 2.5 स्क्वायर एम एम। इसका रेजिस्टेंस अगर R1 मान लो, इसका अगर R2 मान लो, तो इसमें रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, R2 का क्या होगा रेजिस्टेंस। लंबाई दोनों सेम है, फॉर सेम लेंथ 1 मीटर, क्या होगा, R1 ज़्यादा होगा, R2 कम होगा। क्यों, क्योंकि आपका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A2 जो है ये ज़्यादा है और A1 कम है। तो रेजिस्टेंस किसका होगा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। ठीक है, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जो आप जैसे जैसे साइज बढ़ाते जाओगे, तार का जो साइज बढ़ाते जाओगे, 1 स्क्वायर एम एम, 1.5 स्क्वायर एम एम, 2.5 स्क्वायर एम एम, उसके बाद से जितना बढ़ाते जाओगे, सेम कंडक्टर के लिए अगर मान लो कॉपर ही है, तो जितनी आप चौड़ाई उसकी वो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, इसीलिए अर्थिंग में हमेशा मोटा वायर इस्तेमाल करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब हमारे पास एक सॉकेट ले लो, कुछ ऐसे होता है, और ये वाला मोटा होता है। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अर्थिंग के लिए। ठीक है, ये देखो, ये प्लग है एक, ठीक, यहाँ पे आपका फेज न्यूट्रल होगा, ये होगा अर्थिंग के लिए। ये मोटा क्यों है,
क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो। अगर आपको जाना हो, अब आपको कहीं जाना हो तो कहीं रैंप बना हुआ है, सीधे हम समतल पे चल रहे हैं एक सामान्य गति से, एक रैंप बना हुआ है जैसे अपना यहाँ पे है, तो एक है कि हम उतरते समय हमारी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, चढ़ते समय क्या होगी, कम होगी। तो हमारा क्या हो रहा है, हमको जो प्रतिरोध है ना, हम कौन सा फॉलो करेंगे, जहाँ पे हमको कम प्रतिरोध मिले। तो जब हमारा कहीं सर्किट में किसी भी तरीके से कोई फॉल्ट होता है, अर्थिंग उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं अर्थ हो गया, तो जो करंट होगा ना वो क्या करेगा, वो वही जो तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ है, जो मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम है, वो सारा का सारा वहाँ चला जाता है। तो फिर हमको जो आघात होता है, हमें जो झटके लगते हैं वो नहीं लगते, इसीलिए अर्थिंग की जाती है। और अर्थिंग वाला वायर इसीलिए मोटा रखा जाता है। समझ में आ गया? ये केवल इसके पीछे का यही लॉजिक है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। रेजिस्टेंस जैसे ही कम होगा तो करंट उसी पाथ को फॉलो करेगा जो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला होगा, ठीक है। इसीलिए आपके पिन और प्लग और सॉकेट का जो अर्थिंग वाला वो होता है मेल फीमेल, वो अपने हमेशा मोटा होगा, ठीक है। ये एग्जांपल बताने का था। अब पढ़ेंगे हम इसका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के पहले तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है क्या किताबों में कह दिया पहले वो दे दिया, पहले कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया, सीरीज पैरेलल पढ़ा दिया पहले, बाद में उसको बताया है। लेकिन सीरीज पैरेलल पढ़ने से पहले सबसे पहले तीन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है ओम्स लॉ, ठीक है। दूसरा है किरचॉफ्स का दो नियम है किरचॉफ्स के, पहला केवीएल मतलब वोल्टेज लॉ, और दूसरा केसीएल मतलब करंट लॉ। तो हम पहले इन दोनों को पढ़ेंगे, मतलब इन तीनों को पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, केवीएल और केसीएल को। उसके बाद से फिर कॉम्बिनेशन पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले ओम का नियम स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा। क्या होता है, फार्मूला बता दो उसका। V बराबर I इंटू आर। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है प्रतिरोध। तो कांस्टेंट होगा भाई, एक समय में किसी नियत लंबाई और चौड़ाई के लिए किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम होगा, बशर्ते उसका तापमान और वो प्रेशर ना बढ़ाया जाए। मतलब एक टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का क्या होता है, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज़्यादा प्लस होता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। चालक के केस में, ये चालक के केवल केस में, जो कंडक्टर होते हैं उनके केस में है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। जहाँ निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, जैसे वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, उनका निगेटिव होता है, तो उनका टेम्परेचर जैसे बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिरती जाती है। ये कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कॉम्बिनेशन पढ़ाने के पहले मुझे बताना इसका मतलब केवल ये था कि जो सर्किट में हमारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो ओम के नियम से V बराबर I R शो करते हैं, जहाँ पे R उस पर्टिकुलर उस इक्विपमेंट का, जैसे पंखा है, बल्ब है, कुछ भी है, उसका रेजिस्टेंस है, और I वहाँ पे बहने वाली विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अगर हमारा R रेजिस्टेंस है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ओम के नियम से वो होगा V बराबर I R, बशर्ते
आपका जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जैसे तापमान हो गया, ये सेम रहना चाहिए थ्रू आउट। लंबाई नहीं बढ़नी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। ये भौतिक अवस्था हो गई ना, ये हम खींच के इसको लंबा कर दिए, ये भौतिक अवस्था ही तो है। इसका भौतिक अवस्था जो भी उसका पहले जो अवस्था थी वो बदल गई, ये बदलनी नहीं चाहिए। आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा, कंडक्टर है तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले थे अब क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, तो वो भी एक तरीके से आपकी भौतिक अवस्था बदलती है। तो भौतिक अवस्था को कांस्टेंट रखते हुए मैं लिख देता हूँ, भौतिक अवस्थाएं जितनी भी हैं वो आपकी नियत रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V बराबर IR। ठीक है, ये तो नोट कर ही लिया है। अब दूसरा क्या बताया था मैंने, किरचॉफ्स का कौन सा लॉ था वो, पहला वाला वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं वो पूरा का पूरा वोल्टेज उस सर्किट में जितने इक्विपमेंट हैं उनके क्रॉस ड्रॉप में चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और यहाँ से हमने कोई सप्लाई दे दी, ठीक है। और ये V वोल्टेज है, इसके अक्रॉस मान लो वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा है, इसके अक्रॉस V2 हो रहा है, इसके अक्रॉस V3 हो रहा है। तो इसके वजह से जो भी करंट फ्लो करेगा इसमें आपका ओवरऑल वोल्टेज का सम जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब एक सीरीज कॉम्बिनेशन लेके मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो ये रेजिस्टेंस है R1, R2 और ये R3, ठीक है। हमने यहाँ से वोल्टेज दिया V, इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V3। तो ये जो V होगा ना, ये किरचॉफ का नियम कहता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, या V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 बराबर 0, या सिग्मा V बराबर 0। इस सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। जो आपने सप्लाई किया उसका सबका सब ड्रॉप हो जाना है। ये क्या कहता है, ये कहता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ठीक है, पॉज कर लो, इसको नोट कर लो। कॉम्बिनेशन इसीलिए मैंने इसके साथ पढ़ाने की सोचा था कि अब बता रहा हूँ मैं आपको। इसी सर्किट को देखो, 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़े गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसका पहला सिरा हो गया, ये इसका दूसरा सिरा हो गया, ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, ऐसे जोड़े हुए हैं कुछ, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस अगर मान लो तो पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, ठीक है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सप्लाई हमने दिया V, ठीक, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I। यहाँ से करंट I जाएगा यहाँ पे,
इसके थ्रू करंट जाएगा, क्या करंट होगा, वो आई होगा, इसके थ्रू भी आई होगा और इसके थ्रू भी आई होगा, होगा। अब ओम का नियम अभी बताया था आपको, ओम के नियम के हिसाब से V1 की वैल्यू क्या होगी, आई R1, V2 की वैल्यू क्या होगी, आई R2, V3 की वैल्यू क्या होगी, आई R3। ठीक है, अब मान लो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज R टोटल, RT हमने मान लिया। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, RT। वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, I। तो ओम का नियम क्या कहता है, बाई ओम्स लॉ V की वैल्यू क्या होगी, I R T आएगा। और KVL क्या कहता है, बाई KVL अभी मैंने बताया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V बराबर 0 नहीं, ओवरऑल वोल्टेज 0, V तो सप्लाई वोल्टेज है, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई ओम्स लॉ। V की वैल्यू क्या है, I इंटू आर टी, V1 की वैल्यू क्या है, I इंटू R1, V2 की वैल्यू क्या है, I इंटू R2, और V3 की वैल्यू क्या है, I इंटू R3। अब यहाँ से I क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ लिखे नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या चीज, सॉरी R2 R3, वो तो R4 आप जितना भी जोड़ना चाहो उतना जोड़ सकते हो। ये आपका हो गया श्रेणी क्रम। ठीक है, इसीलिए मैंने KVL के साथ साथ इसको बता दिया कि कहाँ से ये रिलेट करता है। ठीक है, हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाते, फिर बाद में KVL पढ़ाते, KCL पढ़ाते, तो वो समझ में नहीं आता। तो आपका KVL यहाँ पर अप्लाई होता है सीरीज में। ठीक, और यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि करंट सेम होती है तो करंट थ्रू आउट कैंसिल हो जाती है। और टोटल रेजिस्टेंस ये होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस आप उसमें जोड़ो उनके मान को आप जोड़ते जाओ तो श्रेणी क्रम का टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, नोट कर लो, पॉज कर देना इसको। अगर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे उनको, सीरीज में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर सीरीज में जोड़ा जाए रेजिस्टेंस को तो क्या प्रभाव पड़ता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, घटती है बढ़ती है, बढ़ जाती है। अब सेकेंड लॉ था किरचॉफ का, वो था करंट लॉ, इसको KCL बोलते हैं। ठीक है, एक सर्किट लिया हमने यहाँ पे, R1 R2 R3 सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, और कुछ इस तरीके से इनको जोड़ दिया, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। सेम वोल्टेज सप्लाई दी हमने V, ठीक, जो वहाँ दिया था हमने, अभी बैठो, R1 R2 R3 दिया, सेम हमारा कनेक्शन पहले वहाँ था, अब हमने R1 R2 R3 यहाँ लिया, वोल्टेज सप्लाई हमारी सेम। इसकी वजह से करंट फ्लो होगा I, यहाँ से करंट I जाएगा इस सर्किट में, ये मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो अब यहाँ से I आया और 3 हिस्से हो गए उसके,
तो ये हो गया नोड, इसको पहले ध्यान देना, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड। इसको पॉइंट कह लो, वही बिंदु। केस हम एक चीज बताना भूल गया, केवीएल में, केवीएल को लूप एनालिसिस भी कहते हैं। वो सर्किट की एनालिसिस है, कंप्लीट सर्किट की एनालिसिस है, तो वो क्या कहते हैं, उसको लूप एनालिसिस भी कहते हैं। ये नोड पे होता है, एक पॉइंट पे होता है, तो इसको नोड एनालिसिस भी कहते हैं, केसीएल को। तो पॉइंट ए से हमारा करंट आई यहाँ पे एंट्री किया, कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, सेम तो जाएगा नहीं, बटेगा। आप कोई बड़ी नहर का पानी है, वो एक पॉइंट पे आ रहा है, जैसे आपके यहाँ बाइफर्केशन पे एक पॉइंट पे आ रहा है एक जगह से, और अलग अलग जगहों पे चला जा रहा है, कुछ हरदोई जा रहा है, कुछ शाहजहाँपुर जा रहा है, कुछ आपके पीलीभीत में रह जा रहा है, हो रहा है ना। तो जो पूरा एक इकट्ठा पानी आया था, वो क्या सब में बराबर बराबर जाएगा, नहीं जाएगा, वो बदल जाएगा। ठीक है, तो आई आया था, तो हम मान लें कि यहाँ पे कोई करंट I1 गई, I2 गई, I3 गई। अब ये करंट कितना जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि R1, R2, R3 की वैल्यू क्या है। ये मैंने पहले बता दिया था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा होगी, करंट की वैल्यू वहाँ पे कम होगी। रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, V बराबर IR। ठीक है, तो वो तो उसके क्षमता पे डिपेंड करता है कि इसका प्रतिरोध कितना है, उसी हिसाब से करंट का इसमें डिवीजन होगा, उसी हिसाब से अलग अलग करंट इसमें जाएगी। अब हमने मान लिया यहाँ पे I1, I2 और I1, I2 और I3 करंट क्रमशः R1, R2, R3 में जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, फिर ये करंट यहाँ पे आएंगे, हैं, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे तीनों, और यहाँ जो करंट आएगी फिर आपकी आई आएगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप एक चीज देखिए, करंट तो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, लेकिन ये वोल्टेज दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना है, सेम है, सेम है। R1, R2 और R3 तीनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है, सेम है, V है। उसमें क्या था, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता जा रहा था, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता जा रहा था, लेकिन करंट सेम था। इसमें क्या है, वोल्टेज सॉरी वोल्टेज सेम है, लेकिन करंट अलग अलग है। तो ये नोड ए पर, एट नोड ए, आई की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको ये लिख सकते हैं, मतलब करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। ठीक है, यहां से करंट जो आई आया, विभाजित हुआ, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर वो तीनों जुड़ गए, फिर वही करंट आपका आ गया। तो इसको हम नोड एनालिसिस कहते हैं, उसको हम कहते थे लूप एनालिसिस। ठीक है, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, हमने क्या किया, एक कोई वोल्टेज है, उसके अक्रॉस कैसे कनेक्शन किए, इस तरीके से, सबका पहला हिस्सा एक तरफ, दूसरा हिस्सा एक तरफ जोड़ दिया। 12 वोल्ट की बैटरी है, एक को पॉजिटिव पे लगा दिया, एक को नेगेटिव पे लगा दिया। उसमें हम कैसे कर रहे थे, सीरीज में, ऐसे करके। ठीक है, तो इस वाले का, ये R3 वाले का पहला हिस्सा उसमें चला गया, और R1 का दूसरा हिस्सा बैटरी में चला गया। उसमें क्या जा रहा है, उसमें सबका पहला हिस्सा एक बैटरी टर्मिनल पे जाएगा, दूसरा हिस्सा एक बैटरी टर्मिनल पे जाएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, और वो हम बैक टू बैक जो लगा के कर रहे थे वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो यहाँ देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, या हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर क्रम। ठीक है, फिर इसी सर्किट पे आ जाओ। ओम का नियम क्या कहता है, क्या कहता है ओम का नियम, V बराबर I1 R1, V बराबर V1 बराबर, सॉरी यहाँ तो V ही रहेगा ना, क्योंकि वोल्टेज तो सबके क्रॉस यहाँ पे
सेम है, क्योंकि सबके आप पहले पॉइंट को एक जगह इकट्ठा किए, दूसरे पॉइंट को एक जगह इकट्ठा करिए। तो V बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा I2 R2, V बराबर यहाँ पे I3 R3। अब ये नियम क्या कहता है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I की वैल्यू क्या होगी हमारी, अगर हम ओवरऑल सर्किट की बात कर लें कि वोल्टेज V हो और रेजिस्टेंस RT हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। फटाक से सर्किट पे आओ, यहाँ पे I1 की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा V अपॉन R1। अगर हम ओवरऑल वोल्टेज मान लें यहाँ पे RT है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी I की, V अपॉन RT आएगा, क्योंकि वोल्टेज तो सबके क्रॉस सेम है। ये क्या आएगा V अपॉन R1, ये आएगा V अपॉन R2, ये आएगा V अपॉन R3। V कैंसिल, 1 अपॉन RT इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 R3 का करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फार्मूले से निकलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी रेजिस्टेंस को किसी भी मान का कोई रेजिस्टेंस हो, उनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। और सीरीज में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। सीरीज में करंट सेम था, वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा था। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सेम है और करंट आपका अलग अलग शाखाओं में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जैसे मैंने बताया नहर का पानी यहाँ से आया, अलग अलग जगहों पे चला गया, वैसे सेम है नोड एनालिसिस। आप इस कमरे में एक बोर्ड बनाते हो, ठीक है, फेज न्यूट्रल लेके आए, न्यूट्रल कॉमन कर दिया, फेज आपने डिवाइड कर दिया, तो क्या करते हो आप, वहाँ पे पैरेलल सर्किट लगा रहे हो, सबका एक पॉइंट एक फेज पे चला जाएगा, दूसरा पॉइंट न्यूट्रल पे जाएगा। तो जो आप करंट एक मान लीजिए आपने 5 kVA की सप्लाई दे दी, ठीक है, तो अगर आप 200 वोल्ट का हिसाब किताब रखो तो लगभग आपका 5200 25 एम्पियर के आसपास का करंट इनपुट पे आपका आ रहा होगा। अब क्या है, अलग अलग इक्विपमेंट लगे, कहीं बल्ब लगा है, कहीं आपका AC है, फ्रिज है, कुछ भी, ठीक है। तो वो किसके हिसाब से डिवाइड होंगे, किसके हिसाब से डिवाइड होंगे, वो उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। वैसे ही नहर के पानी का है भाई, वहाँ पे क्या है, जिसका गेट बड़ा होगा वहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, लेकिन पानी ज़्यादा जाएगा। पानी ज़्यादा जाना अलग चीज़ है, फ्लो कैसे आप दिखाओगे, उसका जो स्लोप होगा, जो रैंप होगा, भाई एक ऐसे रैंप बना दो, हाँ ऐसे रैंप बना दो तो आपको तो पुश करना पड़ेगा ना, धक्का देना पड़ेगा। फ्लैट बना दो तो जैसे आ रहा था वैसे चला जाएगा, आपने ऐसे रैंप कर दिया तो और तेज़ी जाएगा ना। तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी कितनी है, कैसे है, घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये आपका हो गया समांतर क्रम। तो इतना ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू सेम होगी, वोल्टेज आपका ड्रॉप होता रहेगा, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, करंट की वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी। वोल्टेज देखो कम आता है तो कभी कभी देखो पंखा तेज चलेगा गर्मियों में, कभी धीमा हो जाता है, तो वो करंट की वजह से होता है, वो करंट की वजह से होता है। अब सुनिए, अगर हम सीरीज में कनेक्शन, ये जो हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होती है, ये किस में होगी, पैरेलल में होगी। क्यों, क्योंकि हमको सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम रखना है। हमारे इक्विपमेंट जो घरेलू डिजाइन है सिंगल फेज के लिए, वो 240 वोल्ट पे सभी डिजाइन है। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे, श्रेणी क्रम में उनको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमने पंखा लगाया, यहाँ फ्रिज लगाया, ऐसे करके, तो वो क्या होगा, वो वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप होता जाएगा। करंट तो सेम जाएगा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका लास्ट वाला इक्विपमेंट होगा या उसके पहले, वहाँ तक सप्लाई जाएगी नहीं, वोल्टेज ही पहुँचेगा ही नहीं, वोल्टेज सारा पहले ही ड्रॉप हो चुका होगा। इसीलिए जो वायरिंग होती है घरेलू, उसको सीरीज में नहीं करते, उसको किस में करते हैं, पैरेलल में करते हैं। पैरेलल का मतलब क्या, कि वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम होगा, करंट की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी कि आपका उसका रेजिस्टेंस, जो भी इक्विपमेंट है उसका रेजिस्टेंस कम है या ज़्यादा है। हाँ, अब हम क्या करते हैं, हमेशा मैं जो अर्थिंग वाली बात बता रहा था, किसी सर्किट में जो हमारे ट्रांसफार्मर के पास न्यूट्रल होता है ना, वो ग्राउंड होता है,
ठीक है। हम एक वायर ले जाके अर्थिंग का अपना कहीं पे अर्थ करके वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब आप एक कंडीशन सोचिए कि हमारी इसकी वैल्यू, हमने पैरेलल सर्किट आपने पढ़ लिया, हमने इसकी वैल्यू कर दी 0। एक कंडीशन सोचना, हमने अर्थिंग कर दिया, ये वाला पिन लगा दिया ना, मोटा वाला यहाँ पे रहता है, पतले पतले यहाँ होते हैं, तो हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया इसके साथ में, इसकी वैल्यू कर दी 0। पैरेलल में कनेक्शन है, कहीं फॉल्ट हुआ तो अब क्या करेगा, ये जो टोटल करंट है वो कहाँ जाएगा, वो जो उसका सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे जो आसान रास्ता होगा वो कौन सा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम है, तो करंट फटाक से अर्थ हो जाता है, अर्थ वाले रूट को फॉलो कर लेता है, और फिर जो हम लोग को आघात होता है, झटका उटका लगता है, उससे हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था। KVL हो गया, KCL हो गया, ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ये बता दिया। आगे इसमें आपको व्हीटस्टोन ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड है इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का, ये बता दूंगा। ठीक है, बंद कर दो इसको।